क्योंकि हदबंदी को लेकर सियासत काफी ज्यादा गर्म है। जम्मू से लेकर श्रीनगर तक और पूरे मुल्क की नजरें इस वक्त हदबंदी कमीशन पर है, क्योंकि वजीर आज़म ने हदबंदी के बाद चुनाव की भी बात कही है। लेकिन इस हदबंदी के साथ जो सवाल जुड़ा हुआ था वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के लिए मुख्तस रखी गई सीटों का था कि क्या उन सीटों को डिफ्रीज किया जाएगा, क्या उस पर भी हदबंदी होगी। तो बड़ी खबर जो हम इस वक्त आपको बता रहे हैं वो ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने साफ साफ तौर पर मना कर दिया है, ना कर दिया है। कहा है कि जो पीओजेके के लिए सीटें रखी गई हैं उस पर हदबंदी नहीं हो सकती है, उस पर किसी तरीके की बातचीत नहीं होगी और इस पर कोई भी आगे काम नहीं होगा। डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कमीशन के सामने मुख्तलिफ तजवीज़ें जरूर आ रही हैं जिस पर गुफ्तगू हो रही है, लेकिन जहां तक 24 सीटों का सवाल है जो रिजर्व रखी गई है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लिए, उन्हें डिस्प्लेस्ड पर्सन ऑफ पीओजेके के लिए नहीं खोला जाएगा, जो बीजेपी समेत कई लीडरों की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी। नंबर एक, ये बड़ा बयान है और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस खबर का खुलासा कैसे हुआ ये भी आप सुन लीजिएगा। आज एक आरटीआई के जरिए से डिलिमिटेशन कमीशन ने इस बात को क्लियर किया है कि पीओजेके रिफ्यूजीज के लिए इस मामले को नहीं खोला जाएगा और ना खोलने की वजह भी बता दी गई है और यह कहा गया है कि डिलिमिटेशन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो होनी है वो पार्ट 5 एक्ट डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से होनी है और उस कमीशन के अंदर, एक्ट के अंदर इस बात की इजाजत नहीं है कि जो फ्रीज की गई है उन्हें डिफ्रीज किया जाए। यानी जो कश्मीर के अंदर भी सियासत काफी तेज थी कि शायद हदबंदी कमीशन 24 सीटों पर 8-10 सीटों को डिफ्रीज करके जम्मू के लिए खोल सकता है और तरह तरह की सोशल मीडिया पर लीडर्स बयान दे रहे थे, ट्विटर पर बयान दागे जा रहे थे और माहौल काफी ज्यादा गर्म था। उस बीच खबर इस वक्त की सबसे बड़ी जो सामने आ रही है वो ये है कि पीओजेके के लिए डिलिमिटेशन का जो मामला था कि शायद पीओजेके रिफ्यूजीज के लिए जो 24 सीटें मुख्तस रखी गई है उनमें कुछ डिफ्रीज होगा, ऐसा नहीं होगा, ये मानना है जी डिलिमिटेशन कमीशन का। उन्होंने तहरीरी तौर पर एक आरटीआई के जवाब में इस बात को कह दिया है। नंबर 1, अब सियासत क्या है इसमें? सियासत ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये पिच कर रही है कि अब ये यहाँ के नागरिक हैं, इन्हें हमने बाशिंदगी दी है, इसलिए इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी आइडेंटिफाई किया जाए, इसलिए जी ये मामला होना चाहिए। अब आज जम्मू का मिशन शुरू होगा, यानी हदबंदी का जम्मू का मिशन आज शुरू होगा और ये मिशन इंतहाई अहम है क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी समेत 1 दर्जन से ज्यादा लीडर जो है वो इस कमीशन के सामने पेश हो सकते हैं। कश्मीर में क्या हुआ है थोड़ी देर में हम आपको जरूर वो खबर भी बताएंगे, लेकिन आज सबकी नजरें रहेंगी कहां पर जी? जम्मू पर। किश्तवाड़ से ये शुरुआत होगी और जम्मू के डिस्ट्रिक्ट तक ये चली जाएगी, लेकिन किश्तवाड़ के अंदर क्या कुछ अभी की बड़ी खबर है, सीधे चलते हैं अपने नुमाइंदे के पास जहां पर हम मजीद तफसील के लिए उनके पास चलेंगे। बहुत शुक्रिया जी अजय हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डिटेल बताइएगा कि तैयारियां कहां तक पहुंची है और कितने लोगों ने टाइम लिया है और कितने लोगों को टाइम दिया गया हदबंदी कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन कमीशन के सामने हाजिर होने के लिए। देखिए गौर जी, किश्तवाड़ में जो हदबंदी कमीशन के दौरे को लेकर पूरी तरह से प्रबंधों को अंतिम रूप दे दिया गया है और जहां तक डेलीगेशन के मिलने का सवाल है तो करीब 38 इस तरह के डेलीगेशन हैं जिनको एनलिस्ट किया गया है और हमें बताया गया कि करीब 5 उसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के डेलीगेशन रहेंगे और बाकी नॉन पॉलिटिकल जिसमें कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको ये टाइम दिया गया है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को 10 मिनट मिलेंगे अपनी बात रखने के लिए और बाकियों को 2 से 3 मिनट दिए जाएंगे। तो कुल मिला के 38 इस तरह के डेलीगेशन हैं जो आज मुलाकात करेंगे। तो पूरे किश्तवाड़ को कहीं ना कहीं जो दौरे के चलते एक छावनी में बदल दिया गया है। आज डिफरेंट लोकेशंस पर, चाहे घरों के छतें हो या मेन एंट्रेंस हो, वहां पर पुलिस की तैनाती सुबह से ही देखी जा रही है। खासकर जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है या डॉग स्क्वाड है वो पूरे किश्तवाड़ के आसपास घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से डोडा में 2 दिन पहले ग्रेनेड धमाका हुआ था उसको देखते हुए पुलिस यहाँ पर सतर्क है और जो बाहर से गाड़ियां आ रही थी उनकी 2 दिन पहले से ही चेकिंग की जा रही थी। तो डोमिनेशन पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की है। ये जो आज का मिशन जो आज चिनाब घाटी शुरू होगा ये कितने बजे से है और कहां पर वेन्यू रखा गया है जहां पर इन सभी लीडर्स को आना है मिलने के लिए? जी बिल्कुल, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ यहाँ के जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है कमीशन के सामने
अपनी बात रखेंगे। तो 11 बजे से 12:30 बजे तक का ये शेड्यूल अभी तक दिया गया। हो सकता है कि ये टाइम एक्सटेंड हो क्योंकि डेलीगेशन का नंबर बढ़ गया है। तो आने वाले समय में क्या कुछ होगा, लेकिन फिलहाल जहां एक तरफ ट्रस्ट डेफिसिट देखा जा रहा है, वहीं कुछ लोगों में उम्मीदें भी जरूर जागी हैं कि जिस तरह से बसपंदा इलाका है, काफी क्षेत्रफल है इसका बड़ा, तो उनका ये कहना कि अगर कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ती है तो इस इलाके में डेवलपमेंट जरूर होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बेशक वो अपनी पॉलिटिकल आने। बहुत शुक्रिया जी अजय मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। सीधे चलते हैं जी जम्मू भी, जहां पर सूरत हाल को जानने की कोशिश करेंगे। विनोद जी बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हमारे सीनियर न्यूज एडिटर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मिशन जम्मू को किस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि आज सबसे पहले पीर पंचाल किश्तवाड़ के अंदर मौजूद रहेंगे, जहां पर रामबन और किश्तवाड़ डोडा के लोग जाके मिलेंगे, अपनी रिप्रेजेंटेशन रखेंगे। टोपोग्राफी के हवाले से आज कमीशन के सामने कितना बड़ा दिन है, और टोपोग्राफी को देखते हुए क्या कुछ उम्मीद है वहां के लोगों की? लेकिन और पहले मैं आपको बता दूं कि आज का दिन इसलिए भी अहम है कि जम्मू की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, जम्मू के जो लोग हैं वो हमेशा ये डिमांड करते रहे या उनका ये शिकायत रही है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, और पिछले 70 सालों से लगातार डिस्क्रिमिनेशन होता जा रहा है। और आज जो कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन आया है, आज जम्मू प्रोविंस ही सुनेगा। पहले वो चुनाव वैली के जो 3 जिले हैं, जिसमें रामबन भी है, डोडा भी है, किश्तवाड़ भी है, 10 बजे वहां पहुंचेंगे। उसके बाद मीटिंग का सिलसिला शुरू होगा। पहले उनको वो सुनेंगे, उसके बाद वहां से रवाना होंगे 1 बजे और 1:30 बजे जम्मू पहुंचेंगे। और उसके बाद 1:30 बजे के बाद जम्मू में बाकी जो खिते, बाकी जो जिले बचे हुए उनके लोगों की सुनवाई होगी। जम्मू के लोग खुलकर अपना पक्ष रखना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि एरिया हमारा ज्यादा है, हालांकि सिर्फ क्षेत्रफल एक वो नहीं, पैमाना नहीं है, उसमें 4-5 और भी पैमाने हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि हमारे साथ पहले से पक्षपात होता रहा है। 35 सीटें हमें मिली है, 46 कश्मीर को मिली है, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आज का। तो यहां तक जब हम बीजेपी के एक पॉइंट की बात करें तो बीजेपी लगातार पीओजे के रिफ्यूजीज को फोरफ्रंट पर रखकर बात कर रही थी, लेकिन जो आरटीआई का एक बड़ा खुलासा सामने आया है कि जो पीओजे के लिए सीटें हैं 24 सीटें, उस पर परिसीमन का आयोग का साफ कहना है कि कोई भी बात नहीं होगी। तो ये पॉलिटिकल इनबैलेंस जो बीजेपी बोल रही है, तो किस तरीके से ये सेट होगा, क्योंकि आप वन गो पे वन साइड पे नहीं जा सकते ना। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी आज बड़ा इम्तिहान होगा वहां जम्मू के अंदर। डेफिनेटली गौर, ये अगर हम पीओ के रिफ्यूजीज की बात करें, उनके लिए 24 सीटें हमने आरक्षित रखी हुई हैं, लेकिन ये बात है कि वो जब वो वाला हिस्सा हमें मिलेगा उसके बाद इस आरक्षण पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनको फोरफ्रंट पे रख करके बार बार ये कहती है कि इनके लिए सीटें भी आरक्षित रखी जाएंगी। दूसरी ओर हर एक व्यक्ति, हर एक समुदाय, कल सिख समुदाय के लोगों ने अलग-अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो हमारे फॉर्मर लेजिस्लेटर्स हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमएलसी हो, सिख समुदाय से, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यूथ सिख ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये डिमांड की है कि सिखों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाती है लोअर हाउस में, विधानसभा में, लिहाजा सिखों के लिए भी चाहिए। हर एक वर्ग अपना अपना पक्ष रखेगा और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही बार बार ये कहा है कि उनकी हुकूमत आएगी तो जो पक्षपात है उसको दूर किया जाएगा। जो डिस्क्रिमिनेशन लगातार होता आ रहा है कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेकर के, यहाँ बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उनका ये आरोप भी उनका रहता है कि अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू प्रोविंस की, तो बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से बड़े बड़े वोटर्स हैं, लेकिन उसकी तुलना अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में जो एरिया है वो भी कम है कॉन्स्टिट्यूंसीज का और वोटर्स भी कम है। आज बीजेपी के लिए बड़ा एक इम्तिहान वाला दिन है। ठीक है जी, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आज जम्मू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूं कि जम्मू के लीडर्स के अंदर एक नाम चौधरी लाल सिंह का भी है, काफी फायर ब्रांड लीडर माने जाते हैं, सीनियर भी है और काफी एक्सपीरियंस भी है उन्हें जम्मू कश्मीर की सियासत का। पहले फेज में पहली बात में वो बड़ा ऑब्जेक्शन करते हैं कमीशन के कामकाज पर ही, और फिर दूसरा ऑब्जेक्शन जो है वो ये है कि बेस जो बनाया गया डिलिमिटेशन का वो सही नहीं है, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कमीशन का वो फोर्थ है, क्योंकि पहले ही टारगेट सेट किया गया 6 से 7 सीटें बढ़ानी है। तो इसलिए ये फंडा क्या है जी डिलिमिटेशन का इतना बनाने के लिए, ये तो पहले ही सेट किया गया है कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कुछ होना है। अगर ऐसा नहीं होता तो पहले 5 या 6 सीटों का जो नाम लिया जा रहा है ये नहीं होता है वजीर दाखिला की तरफ से। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन गौर हम ये भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जब बौखलाहट आ जाती है, जब आप ट्रैक से डिरेल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बौखलाहट बिल्कुल सामने आती है।
जैसे चौधरी लाल सिंह कर रहे हैं वैसे ही पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। उन्होंने भी सिरे से इसमें शामिल होने के लिए खारिज कर दिया। उनका कहना था कि पहले 370 और 35 को वापस लाया जाए, स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, जो सीपीएम से उनको लाए। ऐसे ही चौधरी लाल सिंह भी इस वक्त गुस्से में है, केंद्र सरकार के साथ बड़े गुस्से में। आप सब जानते हैं कि जो वहां पे रसाना केस के बाद जो हुआ था, आप सब जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पहले से ये तय करना कि 7 सीटें बढ़ेंगी, इसमें सवाल बड़े उठते हैं। जैसे पीडीपी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं पहले से ही मैच ऑलरेडी फिक्स्ड है, सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी की जा रही। ऐसा ही आरोप चौधरी लाल सिंह का भी है। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट यही है ना कि अगर डिलिमिटेशन ओपन होता, कमीशन को अब फ्री हैंड दिया जाता, तो वो देखते कि कहां पर क्या कुछ करना है। ये 7 सीटें 6 सीटें वाला जो मामला है, यही पर कहीं ना कहीं अब मैं आज देख रहा था कुछ और अखबार जो बाहर से छपकर आते हैं, इंडिया से बाहर, उन्होंने भी जब कमीशन की रिपोर्टिंग पर काम की लिखा है, आर्टिकल्स लिखे, तो उन्होंने इस बात को काफी माइन्यूटली नहीं लिया है, बल्कि बड़े पैमाने पर लिया कि देखिए कमीशन का जो बेसिक एक्ट है उसकी भी कहीं ना कहीं खिलाफवर्जी की और गवर्नमेंट ने खुद करवाई है। ये देखिए गौर, जब 1995 में लास्ट डिलिमिटेशन हुआ था या उससे पहले जब डिलिमिटेशन हुआ तब भी यही अखबारें यही लिखती रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ डाल दिया है। लेकिन ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही है कि जब पहले से आप फिक्स कर देंगे कि 90 सीट बढ़नी है, 83+7 होना है, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठते हैं कि ये पहले से तय कैसे है कि 7 सीटें और बढ़नी है। मुझे लगता है कि इसी को लेकर के लोगों को ऐतराज है। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कमीशन के लोगों की बात करें या जो दीगर बाकी लोग हैं उनकी बात सुने, तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं इंसाफ कमीशन जरूर करेगा। ऐसे जैसे कहा जा रहा है कि सिर्फ औपचारिकता निभा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब कुछ सुनी जाएगी, जैसे कश्मीर में सुनी वैसे जम्मू में भी सुनी जाएगी। बिल्कुल, जैसे कश्मीर में हर एक की बात सुनी गई, वैसे ही आज मिशन जम्मू शुरू हो रहा है। लेकिन आपको यह भी बताते चले, जैसे हदबंदी की हम बात करें, डिलिमिटेशन की बात करें, तो याद रखिएगा कि पुराना डिलिमिटेशन कब हुआ था, पुरानी हदबंदी कब हुई थी? सन 1994 और 95 के दरमियान। 96 में इलेक्शन हुए थे, 1996 में इलेक्शन हुए थे। तो डिलिमिटेशन हुआ था 94-95 के दरमियान। और फिर उस डिलिमिटेशन के दौरान क्या कुछ हुआ था? 32 से 37 यानी 32 से 37, और फिर इसी तरीके से 42 से 46 बनी थी। जम्मू प्रोविंस में भी बढ़ी थी कुछ सीटें, और कश्मीर प्रोविंस में, और एक प्रोविंस हमारा लद्दाख हुआ करता था जो आज यूनियन टेरिटरी है, वहां पर भी 2 से 4 सीटें बढ़ी थी। तो ये परिसीमन जब उस वक्त हुआ था, जब ये डिलिमिटेशन उस वक्त हुआ था, तो उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इसको फ्रीज करवाया था 2026 तक, जो आज भी बातें जो है वो चल रही है। बहरहाल जब हम बात कर रहे हैं जी इस पूरे कमीशन की, तो आपको जरा ये भी बताते चले कि कमीशन के सामने बहुत बड़ा मामला भी है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और उनके लिए अब जो कॉन्स्टिट्यूएंसियां अभी तक थी, जिनमें छम, दुमाना, आरएसपुरा, सांबा, हीरानगर, चिनैनी, रामनगर, ये जम्मू के सारे एरियाज हैं, उन्हें भी रिलुक करने की कोशिश जो है वो आज की जाएगी, क्योंकि वहां पर रिप्रेजेंटेशन जो है हर तरफ से दी गई है। तो ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो आज होने जा रहा है। लेकिन एक चीज जहां जानना चाहूंगा, जिस तरह से रिजर्वेशन की बात हुई, चाहे गुजर बकरवाल की बात करेंगे या सिखों ने भी एक डिमांड रखी है कि उनके लिए भी रिजर्वेशन रखी जाए, या असेंबली सीटों की बात की है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी गौर करेगी सरकार या डिलिमिटेशन कमीशन? डिलिमिटेशन का अपना एक कानून है और उस कानून की रूह से ही कमीशन अपना काम करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप एक तरफ से सिख फिरके की आवाज को सुनेंगे, तो फिर कश्मीरी पंडित जो बैरूनी रियासत भी है वो भी एक आवाज देकर है कि उनके लिए एक अलहदा कॉन्स्टिट्यूएंसी हो। फिर आप इसको और जब खोलेंगे पिंडोरा बॉक्स, तो फिर आपको गुजर और बकरवाल का अलग से देखना पड़ेगा। फिर जब आप इसको और आगे खोलेंगे तो फिर शिया सुन्नी वाला मामला बनेगा। इसलिए इलेक्शंस इन बेसिस पर नहीं होती है। इलेक्शंस जो डिलिमिटेशन है ये पॉपुलेशन बेस पर होती है कि आपके जिले के अंदर पॉपुलेशन क्या है, एरिया कितना बड़ा है, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कितने हजार लोग हैं, दूसरे में कितने हैं। अगर कहीं पर कम है तो उसको एडजस्ट करने की कोशिश की, कहीं पर ज्यादा है तो उसको काटने की कोशिश की। अगर कोई नई डेवलप करनी है, जैसे आज का जो दिन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रामबन से लेकर डोडा किश्तवाड़ की जब आप बात करेंगे तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक हिस्सा एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक हिस्सा एक और डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। यानी जब बोर्ड
बोर्ड मीटिंग होती है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को 2 जगह रिप्रेजेंट करना पड़ता है, लेकिन जब आप डेवलपमेंट की बात करेंगे ना उधर से उसको पैसा मिलता है क्योंकि वो छोटा सा एरिया है, जब न यहां से पैसा उसको फुल मिलता है क्योंकि छोटा सा एरिया है, डेवलपमेंट पूरी नहीं हो पा रही है। इस तरीके की कॉन्स्टिट्यूएंसियां बहुत हैं जो देखने की जरूरत है और जहां पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी कश्मीर के मुकाबले जम्मू के अंदर। लेकिन अब जरा बढ़ते हैं जी कश्मीर की ओर, क्योंकि कश्मीर का मिशन कश्मीर मुकम्मल हो गया, आज जम्मू का है, तो हदबंदी कमीशन के दौरा का दूसरा दिन जो था वो मुकम्मल हुआ, आज तीसरा दिन है। लेकिन कश्मीर के जिला तरक्याती कमिश्नरों के साथ कल हदबंदी कमीशन ने एक बार फिर 2 मरहलों पर बातचीत की है, पहले 5 और उसके बाद 5 डिप्टी कमिश्नर के साथ बात की, और बातचीत के दौरान उनसे फीडबैक लिया गया कि उनके इलाकों के अंदर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन साउथ कश्मीर के अंदर ड्रामा कल बहुत ज्यादा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस हाँ ना के बीच मिलने चली गई, अपनी पार्टी ने मुलाकात की, बीजेपी ने अपनी बात रखी और सब पार्टियां लगातार बात करते रहे। लेकिन यह भी कहा गया कि साउथ कश्मीर के लिए कुछ असेंबली निशस्तें बढ़नी चाहिए, ये कुछ सियासी जमातों की तरफ से बात रखी गई है सामने। सीधे चलते हैं साउथ कश्मीर, ना से फिदा हमारे साथ है। फिदा बहुत शुक्रिया, जल्दी से जरा अपडेट कीजिएगा। हाँ ना के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अंदर और वही लगभग रेजोल्यूशन और करारदाद उन्होंने सामने रखी जो श्रीनगर के अंदर दी गई थी। उसके साथ बीजेपी की बात करें, वो उनका वफ्द गया, अपनी पार्टी का वफ्द गया और तकरीबन 18 से ज्यादा ग्रुप्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी बात रखी है। बात बाहर आने के बाद बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ कह रहा था, क्योंकि अंदर और बाहर जब वो आए तो क्या कुछ आपको लगा, कितने पुरअज़म और कितने पुरहिम्मत है वो, क्योंकि इसके फौरन बाद चुनावी बिगुल भी बजने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी जो पार्टीज या पॉलिटिकल पार्टीज है उनका यही कहना है, सबका यही मानना था कि जब हम मिले तो एक अच्छे अंदाज में मिले और जब वो बाहर आए तो चेहरा उनका खिला हुआ था कि हाँ हमने अपनी बात हदबंदी के सामने रखी है और जो हमारा मुतालबा था, चाहे वो पार्टी लेवल हो या कोई और जो मिलना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नाम उसमें थे, चाहे वो पहाड़ी फोरम हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, कश्मीरी पंडित हो या पॉलिटिकल पार्टीज हो, अपनी पार्टी बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और एनसी को छोड़ के। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कल का दिन काफी अहम था सबकी नजरें। अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करेंगे, जनूबी कश्मीर के लोगों की सबकी नजरें जो है वो हदबंदी कमीशन पर थी कि हदबंदी कमीशन अब दिल्ली जाकर अपनी रिपोर्ट क्या पेश करेगी। लेकिन जहां अपनी पार्टी का मौकफ था कि हम चाहते हैं कि डिलिमिटेशन हो अब, और डिलिमिटेशन के बाद अगर यहाँ पे इंतखाबात होते हैं और स्टेटहुड का जो डिमांड है हमारी उस पर हम अभी भी कायम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कहना है कि अब 370 तो चलिए सुप्रीम कोर्ट में है, उसका मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन हम आपने कल उन सभी साबिक एमएलएज को देखा वहां पर हदबंदी कमीशन के सामने, चाहे वो कांग्रेस के थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे या अपनी पार्टी में जो आज चले गए हैं, लगभग अंदर की बात क्या है, क्या तैयारी चल रही है अंदर खाने चुनाव की? क्योंकि पार्टी अभी काफी खामोश है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोश है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी खामोश है, कांग्रेस खामोश है, लेकिन अंदर की बात क्या है? ग्राउंड जीरो पर उनके ड्राइंग रूम के अंदर, उनके वेटिंग रूम के अंदर क्या कुछ चल रहा है? काडर को किस तरीके से तैयार किया जा रहा है? देखिए गौर, अगर हम इंतखाबात के हवा से बात करें, कहीं ना कहीं पे जो तैयारियां है पॉलिटिकल पार्टी जो है अंदर से उन्होंने शुरू किया है। जहां वो 5 लोगों को 10-10 लोगों को बुला रहे हैं या उनके इलाके में जा रहे हैं, मीटिंगें ले रहे हैं, इस बात की यकीन दहानी दिला रहा है कि अगर इसी साल इंतखाबात होते हैं, हालांकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती है अक्टूबर या नवंबर का निशाना वो दे रहे हैं, हालांकि उन्होंने तैयारियां तो की है। इस तरह से उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू किया है और कहीं ना कहीं पे जो उनकी खोई हुई साख है या जिस तरह से वो लोगों के पास नहीं जा रहे थे, अब उन्होंने लोगों के पास भी जाना जो है कहीं ना कहीं पर शुरू किया है। इससे साफ इशारा मिलता है कि शायद इस साल जो है इंतखाबात का बिगुल जो है यहाँ पे बच जाएगा। और बीजेपी जो बार बार कहती है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर इंतखाबात हो और डिलिमिटेशन जल्द से जल्द खत्म हो जाए, उसके बाद इंतखाबात, वही अब सब पार्टियों का सुर जो है लीडरशिप अगर चुनाव के पर डायरेक्ट कोई बात नहीं कह रही है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर, कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर, ब्लॉक और हल्का लेवल पर कहीं ना कहीं मीटिंग्स और सुरगुराहट जो है वो साफ दिख रही है कि चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जब भी दिल्ली से फरमान जारी होगा तो श्रीनगर के अंदर गर्माहट साफ नजर आएगी। बहुत शुक्रिया जी फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात जब हदबंदी की हम आपके सामने रख रहे हैं तो एक दोस्त हमारे हैं जी, बड़े प्रोमिनेंट फिगर हैं, मशहूर कलमकार है, उनका मानना है कि देखिए जी जुल्म कैसे होता है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि देखिए रजौरी जिले की उन्होंने एक मिसाल शामिल लिखी है कि रजौरी की और कठुआ को उन्होंने कंपेयर किया है, कहा कि आबादी
और रकबे के तनासुब से रजौरी सबसे बड़ा इलाका माना जाता है, आबादी के लिहाज से भी और रकबे के हिसाब से भी। कठुआ उसके मुकाबले में आबादी से कम है, लेकिन कठुआ के पास 5 मेंबर असेंबली है और रजौरी के पास 4 है। तो इस तरीके के माहौल को देखना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात वो जरा इलेक्शन कमीशन के भी सामने रखेंगे ताकि बात और ज्यादा उनके सामने क्लियर हो जाए। जी, छोटी सी चीज आपसे जानने की, जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से अब डिलिमिटेशन कमीशन का जो है प्रोसेस चल रहा है, हदबंदी के बाद माना जाता है कि असेंबली इंतखाबात होंगे, लेकिन जब कल जो है सियासी लीडरान ने हदबंदी कमीशन के साथ मुलाकात की है, बात की, उनका कहना है कि हमने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा है, जो भी अपना मौका था वो रखा है, लेकिन उन्होंने मांग इस बात की है कि हदबंदी के बाद पहले स्टेटहुड दिया जाए, उसके बाद ही इंतखाबात हो जाएंगे। ऐसे में जो सियासी लीडरान है उनका इस तरह का रिएक्शन, क्योंकि पहले ही वजीर ममलिकत डॉक्टर जतिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि हदबंदी होगी, हदबंदी के बाद इंतखाबात होंगी और मौजूद वक्त पर जो है स्टेटहुड बहाल किया जाएगा। देखिए, आपको याद रखना होगा कि दिल्ली में एपीसी जब हुई, ऑल पार्टीज मीटिंग हुई, उसके बाद 2 बड़े बयान है हमारे पास। एक ट्वीट है जो वजीर आजम ने अपने ट्विटर से किया, एक ट्वीट है जो मरकजी वजीर दाखिला ने किया, क्योंकि दोनों अहम आदमी है जम्मू कश्मीर के एतबार से। वजीर आजम साहब ने क्या कहा, हम कोशिश करेंगे कि फिजा जो है वो साजगार बने, हदबंदी का कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करे, उसके बाद चुनाव होगा और रियासत का दर्जा भी बहाल होगा। उन्होंने खुद क्रोनोलॉजी समझा दी और उसी क्रोनोलॉजी को दोबारा से अडॉप्ट किया फिर वजीर दाखिला साहब ने। उन्होंने भी अपने ट्विटर में क्या कहा, हदबंदी नंबर 1, नंबर 2 चुनावी बिगिल और नंबर 3 पर जब आप जाएंगे तो फिर आपको रियासत का दर्जा। ये सीधी सी बात है कि रियासत का दर्जा जब स्टेट बनेगी तभी जब असेंबली होगी, और असेंबली में जो लोग आएंगे चुनकर वो करारदाद पास करने, रेजोल्यूशन पास करने, जो भी आप उसे के मरकज के पास जाएगा उसके बाद हो सकता है वो दिए। लेकिन इसमें भी आप ये नहीं समझिए, क्योंकि सियासत में कब क्या होगा कहना काफी मुश्किल होता है। अगर हालात ऐसे बने कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के बीच तालमेल बेहतर हुआ तो उससे पहले भी अनाउंसमेंट हो सकती है, क्योंकि ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, एक करारदादी तो लानी है पार्लियामेंट के अंदर या उसके बगैर भी। तो कुल मिलाकर कुछ भी जो है वो हो सकता है।